हेलो, वेलकम बैक। माय नेम इज़ पंकज एंड अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको डाइपोल पढ़ने हैं। किस में? तो मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी तरह अलाइन है। अगर मान लेते हैं कि वो कुछ कंपास या फिर उस तरह के केसेस को लेने हैं जिसमें कि आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड कंपास में जो डाइपोल्स क्रिएट होते हैं और वो कैसे एक दूसरे को डिफ्लेक्ट करते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स लगाकर रेस्टोरिंग डिफ्लेक्शन होते हैं। और इसमें इन दोनों के कंडीशंस को, जैसे मान लेते हैं क्या कि कोई अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में आप अगर पुट कर देते हैं किसी कंपास नीडल को, जैसे कंपास नीडल हो गया कुछ ऐसे, अगर इस डायरेक्शन से वो थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड बी। और मैग्नेटिक फील्ड में इस कंपास को अगर रख रहे हैं, ये क्या है, तो अगर यह इधर जो है साउथ पोल्स है और इधर अगर नॉर्थ पोल है, ये क्या है, ये जो है कंपास है। एंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं कि आई है। क्या इस कंपास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आई है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो ये डाइपोल्स क्रिएट करेंगे, क्योंकि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इसमें है। तो डाइपोल क्रिएट करेंगे तो इस डाइपोल की वजह से क्या होगा, तो ये डिफ्लेक्टिंग होगा। अब ये डिफ्लेक्ट भी होना चाहेगा, लेकिन डिफ्लेक्ट होगा कुछ थीटा एंगल को बढ़ाएगा या फिर घटा भी सकता है। तो उसके अपोजिट में एक रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा जो कुछ टॉर्क के निगेटिव डायरेक्शन में लगेगा। किधर लगेगा? टॉर्क के निगेटिव डायरेक्शन। आपको तो पता है टॉर्क क्या होता है, टाउ इक्वल टू एम क्रॉस बी। जैसे टाउ इक्वल टू क्या होता है, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इस रिलेशंस को आप याद रखेंगे, अभी उसका यूज करेंगे। लेकिन ये टॉर्क जिधर लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स, ये रेस्टोरिंग फोर्स क्या है कि ये जब डिफ्लेक्ट होना चाहता है, मे भी हो सकता है कि वो टाउ बल आग होने के कारण वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो रेस्टोरिंग फोर्स उसको रोकना चाहेगा, तो ऑफ कोर्स उसके अपोजिट दिशा में लगाना पड़ेगा फोर्स। एंड डिफ्लेक्टिंग अगर कुछ एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में होता है टाइम के साथ, तो वो थीटा के करस्पॉन्डिंग एंड टी के करस्पॉन्डिंग होगा। कैसे? मान लेते हैं क्या कि अगर ये कंपास कुछ ऊपर डिफ्लेक्ट होना चाहा, ठीक है, ऊपर डिफ्लेक्ट होगा तो थीटा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नीचे होना चाहा तो डिफ्लेक्शन किसका हो रहा है, अगर ये थीटा कम भी करेगा तो चेंजेज किस में हो रहे हैं, थीटा में चेंजेज हो रहे हैं। चेंजेज अगर थीटा में होंगे तो इस रेस्टोरिंग फोर्स जो लगेगा वो डिफ्लेक्शन को रोकना चाहेगा। क्या करना चाहेगा? रोकना चाहेगा। तो रेस्टोरिंग फोर्स एंड अगर डिफ्लेक्टिंग फोर्स जो होंगे, अगर वो दोनों इक्वल हो जाएंगे तो रेस्टोरिंग टॉर्क इसको बोल लें। रेस्टोरिंग टॉर्क ये अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें लीनियर मोशंस नहीं हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? कुछ एंगल्स में हो रहे हैं। तो रेस्टोरिंग टॉर्क, रेस्टोरिंग टॉर्क जो होगा वो अपोजिट दिशा में लगेगा। किसके? टॉर्क के। एंड जो आपको डिफ्लेक्शन टॉर्क होगा वो इस थीटा में डिफ्लेक्ट करना चाहेगा। ठीक, सबसे पहले हमको एक पॉइंट मानना पड़ेगा, लेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको तो पता है 11th क्लास में इस सब का m डॉट आई, इस सब का कंसेप्ट बताया जाता है कि किस तरह से
क्या है, हमको ये नहीं पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको नहीं निकालना है यहाँ पर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ आपको टर्म्स में दिए रहेंगे। लेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंपास बी आई, क्या है, आई है। देन टॉर्क, सॉरी रेस्टोरिंग टॉर्क, रेस्टोरिंग टॉर्क जो होगा वो किधर लगेगा, तो इस कंपास के जिस डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्ट होना चाहेगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, रेस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। रेस्टोरिंग टॉर्क जो होगा वो टॉर्क के सिंपल रूप से निगेटिव डायरेक्शन में लगेगा। तो टॉर्क अगर m क्रॉस b होता है तो रेस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा, माइनस m क्रॉस b, क्योंकि टॉर्क m क्रॉस b का डायरेक्शन है, तो रेस्टोरिंग टॉर्क का कौन सा डायरेक्शन है, माइनस m क्रॉस b, माइनस लगा देंगे। तो रेस्टोरिंग टॉर्क इक्वल टू, देन रेस्टोरिंग टॉर्क एक्ट्स एज negative directions of टॉर्क। किसके नेगेटिव डायरेक्शंस में, तो जिधर वो जाना था चाहिए डिफ्लेक्शन हो रहा है, टॉर्क जो लगेगा उस टॉर्क के नेगेटिव डायरेक्शंस में, ठीक है। देन सॉरी यहां पर अब मान लेते हैं क्या कि रेस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा, रेस्टोरिंग टॉर्क इक्वल टू माइनस m क्रॉस b। इसको ओपन कीजिए, ओपन करने पर क्या होगा, माइनस m इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा। एक एजम्पशंस है आपके पास क्या, कि अगर ये थीटा बहुत स्मॉल है, बहुत चेंजेस जो होंगे स्मॉल का होंगे, या फिर डिफ्लेक्शन अगर स्मॉल का होगा तो रेस्टोरिंग भी स्मॉल का होगा। तो इफ थीटा बी वेरी स्मॉल देन साइन थीटा नियर अबाउट किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल होगा। तो रेस्टोरिंग टॉर्क कितना हो जाएगा, रेस्टोरिंग टॉर्क इक्वल टू साइन थीटा के जगह पे क्या लिख दें, थीटा लिख दें, क्या बन जाएगा, माइनस m इंटू बी इंटू थीटा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। मतलब रेस्टोरिंग टॉर्क का मेरे पास जो डिफिनीशन आया, जो रिजल्ट आया, माइनस m b इंटू थीटा आया, ठीक है। डिफ्लेक्शन होना चाह रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में पुट हुआ है कंपास, डिफ्लेक्ट तो होगा। अगर वो डिफ्लेक्शन में जाना चाहता है तो डिफ्लेक्शन टॉर्क कितना लगेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में, इसको रफ कर देते हैं, डिफ्लेक्शन बल आघूर्ण उसको बोलते हैं, डिफ्लेक्शन बल आघूर्ण बोले तो टॉर्क। ये जो होगा वो होगा I इंटू अल्फा। I क्या है, I जो है यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन है, एंगुलर एक्सीलरेशन अगर अल्फा है उसको डिस्प्लेसमेंट के टर्म में कैसे ब्रेक करते हैं, तो देखिए अगर इसको एंगुलर एक्सीलरेशंस को आपको ब्रेक करने हैं डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, तो अल्फा जो होता है, सॉरी अगर मान लेते हैं कि ये अल्फा जो होता है, आपको तो पता है लीनियर मोशंस में, लीनियर मोशंस में देखिए, लीनियर मोशंस में अगर v निकालना है तो ds अपॉन में dt बोलते हैं, अगर वहीं a निकालना है तो d2s अपॉन में dt स्क्वायर बोलते हैं। तो a को अल्फा से एलिमिनेट कीजिए एंड s को थीटा से एलिमिनेट कीजिए, क्योंकि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है। तो अल्फा इक्वल टू जो होगा वो d2 अल्फा अपॉन में dt स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फा की जगह पे क्या पुट कर दीजिए, d2 अल्फा
अपॉन में dt होल स्क्वायर। आप इस इक्वेशंस को संभाल कर रखिए क्योंकि इस इक्वेशंस को दोनों को बैलेंस करना है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना हो जाएगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू आई की जगह पर तो आई रहेगा, अल्फा के जगह पर क्या होगा d2, सॉरी ये थीटा है, अल्फा नहीं रहेगा थीटा रहेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस में हो रहा है तो वो थीटा में हो रहा है। तो आई इंटू d2 थीटा अपॉन में dt होल स्क्वायर, ये इक्वेशन सेकेंड्स। अगर मान लेते हैं कि ये कंपास कहीं नहीं जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है का मतलब क्या है कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशंस में है। कंडीशन क्या है उसके पास, इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम अगर है तो जितना रेस्टोरिंग टॉर्क लगेगा उतना ही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा। जैसे मान लेते हैं क्या कि जो इसको डिफ्लेक्ट करना चाह रहा है, अगर एक कंपास है तो कोई इसको डिफ्लेक्ट करना चाह रहा है, कोई इसको रोकना चाह रहा है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस में कब होगा, जब ये जितना इधर जाना चाहता है, जितना ये फोर्स लगा रहा है उतना अगर ये फोर्स लगाए तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे एंड कंपास फाइनली फाउंड इन इक्विलिब्रियम। तो कंपास जो हो गया फाइनली किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो क्या यदि रेस्टोरिंग टॉर्क यदि कंपास संतुलन अवस्था में हो, संतुलन अवस्था का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशंस में क्या होंगे, जो रेस्टोरिंग टॉर्क होगा, रेस्टोरिंग टॉर्क इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। टॉर्क क्या है, बल आघूर्ण है। तो रेस्टोरिंग टॉर्क एंड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को दोनों को इक्वल कर दीजिए। ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रहा, ये रेस्टोरिंग टॉर्क रहा। तो रेस्टोरिंग टॉर्क कितना है, माइनस एम बी, यहां पर लिखते हैं। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना है, सॉरी रिस्टोरिंग टॉर्क पहले लिखना है माइनस एम बी इंटू थीटा इक्वल टू क्या है, आई d2 थीटा अपॉन में dt होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये रेस्टोरिंग टॉर्क रहा, रेस्टोरिंग टॉर्क एंड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना है, तो आई d2 थीटा अपॉन में dt स्क्वायर। ठीक है, रफ कर देते हैं इसको। इसके बाद यहां से आपको टर्म निकालने हैं क्या, यहां पर देखिए d2 थीटा जो होगा, d2 थीटा अपॉन में dt होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा, माइनस एम बी अपॉन्स में आई इंटू थीटा होगा। इस इक्वेशंस को देखिए, ये जस्ट लाइक इक्वेशंस एसएचएम में है, क्योंकि सिंपल्स हार्मोनिक मोशंस 11th क्लास में पढ़ने थे। उसमें एक केस आता है जिसमें d2y अपॉन में dt होल स्क्वायर जो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई होता है। ठीक है, ये किसका इक्वेशंस है, ये जस्ट लाइक एसएचएम का इक्वेशंस है। किसका एसएचएम है, किसका इक्वेशंस है, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल्स हार्मोनिक मोशंस है, तो आप ये बताइए कि अगर y को, इस y वाले टर्म को थीटा से एलिमिनेट करते हैं, तो थीटा से एलिमिनेट करने के बाद क्या मिलेगा आपको, थीटा से रिप्लेस कीजिए, तो थीटा से रिप्लेस करेंगे तो सेम यही वाला टर्म आ जाएगा। जैसे y के टर्म पे y रिप्लेस टू थीटा, तो सेम टू सेम यही टर्म आ जाएगा। तो ओमेगा के स्थान पर क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर के स्थान पर ये होगा। सिमिलर इक्वेशन ऑफ SHM रिप्लेस y थीटा, then
माइनस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो माइनस एम बी अपॉन में आई के इक्वल होगा। माइनस से माइनस कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम बी अपॉन में आई। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम बी अपॉन में आई, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम बी अपॉन में आई आ गया, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा इक्वल टू हो गया अंडर रूट ओवर रूट एम बी अपॉन में आई। ठीक है, ये तो हो गया मेरा ओमेगा। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है एम बी अपॉन में आई। अगर मान लेते हैं कोई बोल दे कि टाइम पीरियड कितना होगा, तो टाइम पीरियड ऐसे भी यहाँ से भी अगर m का वैल्यू या b का वैल्यू निकालना होगा तो इसको स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम बी अपॉन में आई। ठीक है, ऐसे टाइम पीरियड में और मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक फील्ड में आपको इक्वेशंस ला देते हैं। जैसे यहाँ पर अगर m का वैल्यू निकालना होगा, सॉरी b का वैल्यू निकालना होगा, तो क्या होगा, b यहाँ से निकलेगा कैसे, आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन्स में m। ठीक है, लेकिन अगर इसी इक्वेशंस को आप टाइम पीरियड में चेंज करना चाहते हैं तो टाइम पीरियड होता है t इक्वल टू टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर है, इसको पुट कर दीजिए तो एक इक्वेशंस और आ जाएगा। कौन सा, देखिए, टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई, ओमेगा की जगह पर क्या होगा, ये हो गया अंडर रूट एम बी अपॉन में आई। स्क्वायरिंग कर देते हैं या फिर पहले इसको इधर कर लेते हैं, देखिए कैसे, t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी, स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन में एम बी। यहाँ से b का वैल्यू निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन में m इंटू टी स्क्वायर। ये भी इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस इक्वेशंस को भी आप ध्यान में रखिए कि मैग्नेटिक फील्ड, टाइम पीरियड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक दूसरे से कैसे रिलेशन है। देखिए ये जो है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, तो कंपास का, दैट इज कंपास का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा। ये नहीं कंफ्यूज कर जाना है कि ये करंट है, करंट का इसमें कोई बात ही नहीं, क्योंकि ये कंपास है, इसमें करंट कहाँ जा रहा है। करंट तो अगर कंडक्टिंग वायर रहता तब तो उसको लेकर चलते, लेकिन ये तो कंपास है, मैग्नेटिक फील्ड में फिक्स है। अब जो है पोटेंशियल एनर्जी की बात आती है, किसकी बात आती है, पोटेंशियल एनर्जी, एंड लास्ट में अभी देख लेंगे वर्क डन। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो टॉर्क के कारण जो किया गया वर्क होगा, टॉर्क के कारण, किसके कारण, टॉर्क के कारण, वहीं स्टोर होगा किस में, तो पोटेंशियल एनर्जी में। टॉर्क, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड लास्ट में अभी देख लेंगे वर्क डन। वर्क डन कितना आ रहा है, इसको बोलते हैं पीई, बोले तो यू। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो है, जितना आपको टॉर्क लगेगा, क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, वो टॉर्क जो है, जैसे मान लेते हैं कि जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, एफ डॉट डी एस, क्या होता है, एफ डॉट डी एस। लेकिन मेरे पास ये, अगर ये भी रोटेशन, तो फोर्स जो होगा वो टॉर्क होगा। ठीक है, अगर वो थीटा और कुछ रोटेशंस में अगर एंगल स्वेप कर रहे हैं तो जो फोर्स होगा वो किसके इक्वल्स होगा, बल आघूर्ण के इक्वल होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस में होगा, डी थीटा में होगा। तो जो वर्क होगा वो कितना होगा, टाउ इंटू डी थीटा, क्या होगा, टाउ इंटू डी थीटा। ध्यान में रख लें क्या, कि अगर ये फोर्स, ये लीनियर फोर्स एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट होते हैं तब तक तो मेरे पास टी एंड डी थीटा का कोई कंसेप्ट नहीं रहते हैं।
लेकिन अगर एंगल्स में डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, किस में हो रहे हैं, एंगल्स में डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, तो जो टॉर्क भी लगेगा वो फोर्स के स्थान पर रहेगा, एंड जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट के स्थान पर रहेगा। तो जो टोटल वर्क डन होगा वो किस में जाएगा, तो जो टोटल वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा। किस में जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी बोले तो U, वो इंटीग्रेशन होगा टाउ इंटू डी थीटा। ठीक है, किस में होगा, टाउ इंटू डी थीटा। टाउ का वैल्यू क्या होता है, mb साइन थीटा इंटू डी थीटा। इंटीग्रेट कर दीजिए, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा mb तो कांस्टेंट है वो बाहर चला आएगा, और ये किसका होगा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये पोटेंशियल एनर्जी। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, mb साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कोस थीटा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस mb कोस थीटा। माइनस mb कोस थीटा को लिख सकते हैं क्या, m डॉट बी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, स्थितिज ऊर्जा जिसको बोलते हैं, तो ये होगा माइनस m डॉट बी। क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को फिर से ओपन करेंगे, ये डॉट प्रोडक्ट है, क्या है, डॉट प्रोडक्ट, बोले तो डॉट प्रोडक्ट। इस डॉट प्रोडक्ट को फिर से ओपन करेंगे तो कोस थीटा आएगा। तो जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस m वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का स्टैंडर्ड रूप यही होता है m डॉट बी। ठीक है, इसके बाद जो है वर्क डन आता है, क्या आता है, वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है m डॉट बी, इसको याद रखें किस में आएगा, आपको तो पता है जूल में आते हैं। एनर्जी है बेसिक रूप से जूल में आएगा। वर्क डन, वर्क डन बोले तो W। ठीक है, अगर बोले तो कार्य, अगर पोटेंशियल एनर्जी का टर्म अगर हमको पता है कि m डॉट बी कुछ थीटा में आ रहे हैं, तो शुरुआत रूप से जो कार्य करने का जो, जैसे मान लेते हैं कि सबसे पहले अगर ये θ1 स्वेप किया, कितना स्वेप किया एंगल, θ1 स्वेप किया, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है, वो अगर U1 है, क्या, देखिए यहां पर लिख देते हैं, यदि θ1 कोण के उपरांत पोटेंशियल एनर्जी U1 हो तथा θ2 कोण के उपरांत पोटेंशियल एनर्जी U2 है, मतलब θ1 अगर कोण स्वेप किया, θ1 एंगल स्वेप किया, उसके कंपैरिजन में उसके करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी U1 है एंड θ2 के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी U2 है, तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होंगे वो वर्क डन के इक्वल आते हैं। किसके इक्वल्स आते हैं, वर्क डन के इक्वल आते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंजेज कौन सा होगा, U1 निकाल लीजिए, U1 क्या होगा, U1 क्या होगा, तो माइनस m डॉट बी, डॉट के जगह पर क्या लगाएंगे, और सॉरी कोस थीटा को ओपन करेंगे, जैसे U1 के जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस m डॉट बी होगा, इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाए, माइनस एम बी कोस थीटा, लेकिन थीटा के जगह पर क्या है, θ1 है, तो एम बी कोस
θ1 होगा। सिंपल रूप से उसी तरह से U2 कितना होगा, -m.b, यह क्या हो जाएगा, -mb cos थीटा, लेकिन थीटा कितना है, सॉरी थीटा जो है cos थीटा, थीटा की जगह पर क्या है, θ2 सेव किया है, U2 जो होगा वो -mb cos θ2 होगा। ठीक है, तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो किसके इक्वल्स होगा, तो वर्क डन के इक्वल होगा। क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन W। तो W जो होगा वो क्या होगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल। फाइनल्स कौन सा है, U2 है, एंड इनिशियल्स कौन सा है, U1 है। तो UF के जगह पे U2 की जगह पर रखिए -mb cos θ2 माइनस ऑफ -mb cos θ1 हो गया। इसको कर दीजिए, कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा, W इक्वल टू आएगा, ये हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, mb cos θ2 माइनस सॉरी cos θ1 माइनस mb cos θ1। ठीक है, मतलब जो वर्क डन आएगा, वर्क डन जो होगा वो W इक्वल टू mb cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो होंगे वो -m.b होंगे, लेकिन अगर वहीं वर्क डन यहाँ पर लिख देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू क्या होगा, -m.b या U बोलने -mb cos θ, लेकिन वहीं वर्क डन जो होगा वो कितना होगा, mb cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, यहाँ के बाद इसका टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट होता है, लेकिन इसके बाद जो है अर्थ मैग्नेटिज्म का थोड़ा सा बड़ा ही पार्ट मिलेगा। अर्थ मैग्नेटिज्म के बाद मैटर्स के बारे में देखेंगे, इसके बाद ये चैप्टर भी खत्म हो जाएंगे। अभी 2 टॉपिक मेनली रूप से बचे हुए हैं इसके, तो इसको रिविजन्स में कर लीजिए। वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्ट रूप से फॉर्म जो होता है वो एग्जाम में फॉर्मूले वगैरह पूछे जाते हैं और आए भी हैं, प्रीवियस ईयर्स पेपर में देखेंगे तो इस तरह के। बस अलग की बात है कि अभी जो बोर्ड्स वगैरह होते हैं उसमें मेनली रूप से फॉर्मूले वगैरह पूछ लिए जाते हैं, लेकिन कंपटीशंस वगैरह में बैठेंगे तो इसके बेस्ट, इसके ऊपर बेस्ट जो होंगे वो न्यूमेरिकल्स रहेंगे। तो ये भी फार्मूले जो हैं हाईलाइटेड फार्मूले हैं, इसको आपको याद कर लेने होते हैं। इसके बाद जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।